हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल HK एकेडमी। और आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप एंड कोरोलॉजी। तो सबसे पहले आपको, जैसे हम हर लेक्चर में बात करते हैं, कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या लैंडस्केप है, क्या कोरोलॉजी है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंडस्केप का यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो कोई भी जो कंट्री है या फिर कोई भी रीजन है, कोई भी एरिया है, तो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, यानी जो भौतिक जो तथ्य हैं वो, और वहाँ पे ह्यूमन जो फैक्टर्स है यानी मानवीय तथ्य है, उनका जो संपूर्ण योग है, यानी आपके फिजिकल फिनोमिनाज एंड जो ह्यूमन जो आपके फिनोमिनाज है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोई एक लैंडस्केप बनाते हैं। यानी कोई भी ऐसा प्रदेश या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जो क्या है, जिसमें भौतिक और मानवीय तथ्यों का संपूर्ण योग होता है, यानी दोनों की जो जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लैंडस्केप कहा जाता है। अब जो फिजिकल लैंडस्केप्स हैं उनमें क्या क्या हो, जैसे आपके भू आकृति हो गई, जियोमोर्फोलॉजी हो क्या, इसके साथ साथ वेजिटेशंस हो गई, तो ये सब क्या है, आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद मानवीय तथ्यों की बात करें तो मानवीय जो तथ्य हैं वो बेसिकली क्या है, मानव भूमि उपयोग या फिर ह्यूमन लैंड यूजेस, जहाँ पर वो क्या कर रहा है, सड़कें बना रहा है, या फिर वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर वहाँ पर अपने डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोसेस वो कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से है लैंडस्केप का। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एलिमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंडस्केप एलिमेंट्स। फर्स्ट फिजिकल एलिमेंट, सेकेंड इज कल्चरल एलिमेंट। एंड फिजिकल एलिमेंट से क्या बनता है आपका फिजिकल लैंडस्केप, और कल्चरल एलिमेंट से क्या बनता है कल्चरल लैंडस्केप। यानी पृथ्वी पर क्या है, दो तरीके के तत्व विद्यमान होते हैं, यानी दो तरीके के यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं। एक होते हैं भौतिक तत्व या फिर फिजिकल एलिमेंट, दूसरे होते हैं मानवीय तत्व यानी कल्चरल एलिमेंट्स। फिजिकल जो एलिमेंट्स है या फिर भौतिक तत्व है, इससे किसका निर्माण होता है, आपके भौतिक जो वातावरण है या फिर भौतिक जो आपका लैंडस्केप है उसका, या फिजिकल लैंडस्केप का। और जो कल्चरल एलिमेंट है उससे आपका किसका निर्माण होता है, कल्चरल लैंडस्केप का। अब आगे हम देखेंगे फिजिकल लैंडस्केप क्या है। सबसे पहले क्या है, जितने भी आपके जो नेचुरल जो पावर्स हैं, जब उनसे कोई भी भूदृश्य निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल लैंडस्केप कहते हैं। जैसे आपके इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स हैं। जैसे मैं बात करूं आपके जो सी वेव्स हैं, उनके जो अपरणात्मक और निक्षेपणात्मक कार्यों से बने हुए फीचर्स है, तो ये सब क्या है, आपके फिजिकल फिनोमेनाज है जिसके द्वारा कोई भी लैंडस्केप जो है उसका निर्माण किया जाता है। अब इनमें जैसे आप देखोगे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी, या फिर कोई भी दरार घाटी है, कोई भी हिमनद बन रहा है, फ्योर्ड तट बन रहे हैं, या फिर आपके वन हो गए, तो ये सब क्या है, आपके नेचुरल लैंडस्केप्स या फिर फिजिकल लैंडस्केप्स हैं। इसके बाद बात करते हैं कल्चरल लैंडस्केप्स की। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कल्चरल वर्ड आते ही क्या है, ये नेचर से नहीं बनता है, इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वेशन सबसे ज़्यादा होता है, यानी ह्यूमन क्रिएटिव लैंडस्केप होता है, यानी मानवीय क्रिया के कारण ये बनते हैं। दूसरा क्या है, इसका ह्यूमन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी मानव का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। और क्या है, मानव जितना भी आपका जो नेचुरल जो लैंडस्केप है उसका रूप बदल देता है, उसका फॉर्मेशन चेंज कर देता है। जैसे मैं बात करूँ आपके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की, या फिर उसमें डैम जो है वो बनाया जाता है, तो एक रिवर का जो नेचुरल जो कैचमेंट एरिया है, जो नेचुरल जो वहाँ का फ्लो है उस रिवर का, उसको किस प्रकार से वो चेंज करता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से लैंडस्केप के साथ छेड़छाड़ की जाती है ह्यूमन के द्वारा। इसके बाद क्या है, मनुष्य जो है वो यह परिवर्तन अपनी शक्ति और चयन के आधार पर कर सकता है, यानी कभी भी कोई भी लैंडस्केप को ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करता है। वो क्या देखता है, कहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, कहाँ पर वाटर होगा, कहाँ पर सोइल अच्छी है, कहाँ पर सेटलमेंट्स है वो अच्छी होगी, कहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे, कहाँ पर इकोनॉमिकल वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इन सबको देखकर वो क्या करता है, किसी एरिया का चयन करता है। जैसे वो घर कहाँ बना सकता है, खेल का मैदान कहाँ पर बना सकता है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लगा सकता है, या फिर जो आपके
स्कूल्स हैं या फिर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कहाँ पर लगा सकता है। इसके साथ साथ कहाँ पर ऑफिसेज हो सकते हैं या फिर कहाँ पर आपके संग्रहालय वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ह्यूमन अपनी चॉइस और अपनी जो उसकी पावर है, मेंटल एबिलिटी है, उसके आधार पर देखता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्ल सावर की। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि नेट जेआरएफ में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। कार्ल सावर बेसिकली जुड़े हैं आपके कल्चरल लैंडस्केप से या फिर आपके सांस्कृतिक भूगोल से। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब भी कल्चरल का नाम आता है तो कार्ल सावर का नाम वहाँ पे सबसे पहले आता है। तो जो ये लैंडस्केप की जो ये विचारधारा थी, ये बेसिकली जर्मन अप्रोच थी, और जर्मनी से ही यह विचारधारा कहाँ पर पहुँची, आपकी अमेरिका में पहुँची। और वहाँ पर आपके कार्ल सावर जो है, उन्होंने जो आपका लैंडस्केप है उसके मॉर्फोलॉजी को समझाते हुए बताया कि जो आपका जो भूदृश्य है, लैंडस्केप जो है, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं कल्चरल। यानी एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है सांस्कृतिक। अब आगे चल के कोरोलॉजी वर्ड आता है, या फिर इसको क्षेत्र वर्णनी भी कहा जाता है। कोरोलॉजी की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। सबसे पहले कोरोलॉजी जो टर्म है वो स्ट्रैबो महोदय ने यूज़ की थी। इसके बाद इसका डेवलपमेंट जो है वो आपके हेटनर महोदय ने किया, और इसको सबसे ज़्यादा फेमस बनाने का जो काम है वो किसने किया था, आपके फर्डिनांड वॉन रिchthofen ने किया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे पहले टर्म किसने दिया और इसको फेमस किसने किया था। इसके साथ साथ कोरोलॉजी बेसिकली होता क्या है, जो भी आपका पृथ्वी पर जो भी एरिया है, और वो एरिया क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी उसमें चेंजमेंट होते रहते हैं। तो इस चेंजमेंट से क्या होता है, आपका जो क्षेत्र है वो या फिर वो जो एरिया है उसमें विविधता उत्पन्न हो जाती है। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ कोई आपका ये ए एरिया है, ये बी एरिया है, यहाँ पर क्या है, डेजर्टी सॉइल है और यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। अब ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर किधर भागेगा, आपका इधर भागेगा, यानी ए रीजन की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है और यहाँ पर फसलें उगाना काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पर थोड़े टाइम बाद जब हम इन दोनों की स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी किसी क्षेत्र में क्या है परिवर्तन होते हैं तो वो विविधताओं को क्रिएट करता है। यानी ये दोनों एक ही रीजन का पार्ट थे, यानी एक जो बड़ा रीजन है उसका, लेकिन यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी अलग थी तो यहाँ पर डेवलपमेंट अलग तरीके का हुआ। यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग तरीके की थी तो यहाँ पर डेवलपमेंट अलग हुआ। यानी अगर मैं बात करूँ आपके इंडिया की, तो इंडिया में आप देखोगे कि आपका हिमालयन माउंटेन का जो डेवलपमेंट है वो आपके प्लेन रीजन से कम मिलेगा। तो इसी के साथ साथ क्या है, ये क्या देखता है, क्षेत्रों में व्यक्तित्व का संपूर्ण वर्णन करता है। इसके साथ साथ ये क्या है, भूगोल की जो आपका स्टडी है उसको देखने की बहुत पुरानी जो प्रथा है, यानी आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो ये चले आ रही है कोरोलॉजी की। इसके बाद कि इसमें भूगोलवेत्ता बेसिकली क्या करता है, यानी जियोग्राफर होता है वो इसमें क्या करता है कि जो आपका एरिया है उसका क्या करने का प्रयास करता है, उसका डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास करता है या उसका वर्णन करने का प्रयास करता है, यानी पृथ्वी का वर्णन करने का प्रयास करता है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर दो टर्म्स है, यानी अध्ययन को यहाँ पर जो आपकी स्टडी है उसके दो मूल भाव है, एक वर्णन और एक पृथ्वी का भाग। यानी हमें किसका डिस्क्रिप्शन देना है, पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन देना है। इसके साथ साथ जो स्ट्रैबो है उसने भौगोलिक अध्ययन को क्या माना है, कोर माना है। यानी जो आपका ज्योग्राफिकल जो स्टडी है वो बेसिकली क्या है, आपका कोर है आपकी ज्योग्राफी का। इसके बाद स्ट्रैबो ने आगे चलकर ये भी बताया कि जो भूगोल का बेस होगा, यानी ज्योग्राफी का जो क्या है आपका बेस होगा, भूगोल का आधार होगा, वो बेसिकली क्या होंगे, आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी या फिर मानवीय क्रियाकलाप है उससे जुड़ी होंगी। और इसके साथ साथ जिससे क्या पता चलेगा आपको, जिससे सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य उद्देश्यों का हमें पता चलता है। अब इसके बाद
हर्ट्सऑन ने जो आपका कोरोलॉजी है इसकी व्याख्या किस में की, अपनी बुक में की, जो फेमस थी काफ़ी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये भी नेट जेआरएफ के एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली हम लोगों के यानी ह्यूमन जो नेचर है उसमें एक आम धारणा होती है, यानी पृथ्वी को लेकर या फिर अर्थ को लेकर क्या आम धारणा होती है, यानी हम उसके अलग अलग भागों के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं तो हम पृथ्वी के कोर तक भी जाना चाहते हैं। तो इतनी हमारी जो है ह्यूमन की जो सोचने की जो क्षमता है उसके बेसिस पर हम पृथ्वी को जानना चाहते हैं। और ह्यूमन का ये नेचर है कि वो यह जानना चाहता है कि दुनिया में क्या घट रहा है, तो वो हमेशा इसकी जानकारी लेने के लिए क्या रहता है, उत्सुक रहता है। इसके बाद क्या है, प्रादेशिक भूगोल की क्या क्या मान्यताएं हैं। अब अलग अलग जो आपके थिंकर्स हैं उन्होंने अलग अलग विचार दिए। जैसे वोल्स है, उन्होंने क्या दिया है, पृथ्वी तल के स्थानों के बारे में जानना, ये क्या है आपका रीजनल ज्योग्राफी है। और साउन ने इसके बारे में बताया कि क्षेत्रों की जानकारी देने का उत्तरदायित्व भूगोल के कंधों पर है, क्योंकि आम लोगों की रुचि विषय के इसी पक्ष के बारे में जानना है। यानी कि जो आपकी ज्योग्राफी है वो बेसिकली किसके बारे में जानकारी देती है, जो आपके रीजन्स हैं, जो आपके एरियाज़ हैं, या जो आपकी कंट्री है, या आपका जो छोटा सा एक लोकल एरिया है, उन सब के बारे में जानकारी देती है। और इसी को जानने के लिए ह्यूमन जो है वो उत्सुक रहता है। तो यही क्या है आपकी ज्योग्राफी, यानी आपके जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनको जानने के लिए हम क्या है, हमेशा उत्तरदायी रहते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं। यानी आपके जो स्पेशल स्ट्रक्चर है उस पर कल्चरल जो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए। इसके बाद विजातीय घटनाओं का वर्णन। भूगोल में विजातीय कोटि की अनेक दृश्य वस्तुएं एक साथ वर्णित है। यानी इसको हम अलग अलग भागों में बांटकर अगर देखें तो आपका इकोनॉमिक हो गया, आपका सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, या फिर अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, औद्योगिक से रिलेटेड हो गया, फिर आदिवासी रिलेटेड। तो ये सब क्या है आपके अलग अलग जो फिनोमिनास हैं जो भूगोल के अंदर अध्ययन किए जाते हैं। तो ये था लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप एंड कोरोलॉजी पे। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में टाइम पर पता चल जाए। थैंक यू।